हेलो स्टूडेंट्स, हम जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा। अब हम सेकंड पार्ट में हमने कहा था आपसे कि मानव में पोषण पढ़ेंगे। तो पोषण का ये आपका सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं मनुष्य के बारे में आपको पोषण पढ़ाऊँगी। शुरू करते हैं। मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य में पोषण की क्रिया संपन्न करने के लिए सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन ठोस या तरल अवस्था में पाया जाता है। जटिल व अघुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया जो है क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। पाचन के चरण देखते हैं। मुख व मुख गुहा में ग्रसनी व ग्रसिका, अमाशय, जठर रस रहता है, जिसमें छोटी आंत, इसमें पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस रहते हैं। इसमें अवशोषण और स्वांगीकरण होता है। बड़ी आंत में देखें, इसके भाग जो है सीकम, कॉलम और मलाशय रहते हैं। और सबसे लास्ट में जो होता है बहिक्षेपण, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, जिसमें मैं आपको पहले डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम है। इसमें आपको ये लार ग्रंथियाँ हैं। इधर लार ग्रंथियाँ जो है वो भोजन को कैसा बनाती हैं? लसलसा बनाती हैं, क्योंकि इसमें म्यूकस रहता है। और ये फिर इसमें ग्रसनी में आता है। ग्रसनी से होता हुआ, ग्रासनाल से होता हुआ, फिर ये क्रमाकुंचन गतियों द्वारा ये आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। अमाशय तक भोजन आ जाता है। फिर अमाशय के पास देखिए ये यकृत लगा है, ये पित्ताशय ग्रहणी है, ये अग्नाशय है। यहाँ से होता हुआ फिर ये छोटी आंत और बड़ी आंत, और ये आपका रेक्टम, और ये एनस द्वारा बहिक्षेपण की विधि द्वारा इसको बाहर अपशिष्ट को निकाल दिया जाता है। पाचन तंत्र के अब हम पूरा आपको वर्णन समेत पढ़ाते हैं। जैसे मुख व मुख गुहा। पहला चरण में मनुष्य में मुख का कार्य भोजन का अंतर्ग्रहण है। मुख गुहा में दोनों जबड़ों पर गर्त दंती, विषम दंती तथा द्विबारदंती प्रकार के दांत लगे होते हैं, जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लघु या सहायक ग्रंथियां। नंबर 2 बृहद या प्रमुख लार ग्रंथियां। बृहद या प्रमुख लार ग्रंथियां भी देखें तो 3 तरह की होती हैं। कर्णमूल या पैरोटिड लार ग्रंथि। नंबर 2 अधोहनु या सब मैक्सिलरी। नंबर 3 अधोजीवा या सब सिंगुआल लार ग्रंथि। जीवा पर स्वाद अंकुर पाए जाते हैं, जो भोजन के स्वाद का ज्ञान कराते हैं। ग्रसनी, इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रसनी में। ये 12 से 14 सेमी लंबी कीपाकार नली होती है। श्वास नली व ग्रसनी के बीच एक घाटी ढापन होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ग्रसनी से भोजन ग्रसिका तक भेजा जाता है। अब ग्रसिका में भोजन आ गया। ये पतली पेशीय संकुचनशील नलिका है। ये सिर्फ भोजन को क्रमाकुंचन गति द्वारा अमाशय तक पहुंचाती है। अमाशय में देखते हैं। अमाशय आहार नाल का सर्वाधिक चौड़ा भाग है। जे आकार का डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। इसकी आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस स्रावित होता है। इसमें निम्न घटक होते हैं: HCl, म्यूकस, प्रोटीन, पाचक एंजाइम पेप्सिन, लाइपेज। अमाशय भोजन को एकत्रित रखकर, पीसकर व तोड़कर उसका आंशिक पाचन करता है। इसमें जठर रस महत्वपूर्ण होता है। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, म्यूकस चिकना बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टाइड बनाती है। आंशिक रूप से पचा भोजन काइम कहलाता है। जो अब इस तरह लुगदी जैसा पदार्थ हमें प्राप्त हो जाए, मतलब भोजन हमें एक लुगदी के रूप में प्राप्त होता है, इसको हम काइम कहते हैं। ये फिर छोटी आंत में पहुंचता है। काइम छोटी आंत में आता है। यह सबसे संकरी, पतली, लंबी 5 से 6 मीटर लंबी नली होती है। इसमें आवश्यक भोज्य पदार्थों का अवशोषण किया जाता है व पाचन किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं पाचन में मैंने आपको बताया था पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस रहते हैं। तो पित्त रस में
यकृत से निर्माण होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। यह भोज्य पदार्थ को क्षारीय बनाता है। वसा का पायसीकरण करता है। बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना पायसीकरण कहलाता है। अग्नाशयी रस क्या है? यह अग्नाशय में उत्पन्न होता है। इसमें निम्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज होते हैं। प्रोटीन को ट्रिप्सिन जो है पेप्टाइड में चेंज कर देता है। वसा जो है लाइपेज की उपस्थिति में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाती है, और स्टार्च एमाइलेज की उपस्थिति में स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से पाचन करके ये इसके सिंपल अणु बनाते हैं। अब आंत्र रस, अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां आंत पर पाई जाती हैं जो रस स्रावित करती हैं। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो पेप्टाइड की उपस्थिति में एमिनो अम्ल बनाएंगे। वसा जो है लाइपेज की उपस्थिति में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाएगी। माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है। सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाता है। इस प्रकार जटिल घटकों का पाचन पूर्ण हो जाता है। ये पता है क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारी जो बॉडी है इन एलिमेंट्स को बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इनको सरल घटकों में तोड़ दिया जाता है। जटिल घटक सरल उत्पादों में चेंज हो जाते हैं। अवशोषण, छोटी आंत पर माइक्रोविलाई पाई जाती है जो भोजन को अवशोषित करने का काम करती है। स्वांगीकरण, रक्त में पहुँचे भोजन के पाचन के अंतिम उत्पादों का शरीर का प्रत्येक कोशिका में प्रयोग होता है। इन पदार्थों का ऊर्जा उत्पादन अथवा जीव द्रव्य निर्माण में प्रयोग ही स्वांगीकरण कहलाता है। बड़ी आंत में पहुंचता है। ये चौड़ी व छोटी नली होती है। सीकम, कॉलम, मलाशय ये इसके भाग हैं। बड़ी आंत का पहला भाग है, इसमें आंत खुलती है। इसमें अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। कॉलम ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग है जो एनस द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। अब बहिक्षेपण देखते हैं। अपच पदार्थ गुदा द्वारा यानी एनस द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं, इसे बहिक्षेपण कहते हैं। इस तरह से हमारा ये पोषण जो है आपका मानव में कंप्लीट होता है।